हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आपके सिर पर हैं और इस टाइम आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिवीजन किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि आप पेपर में जो आपने पढ़ा है वो बेटर परफॉर्म कर पाए। अब रिवीजन के तरीके क्या हो सकते हैं? एक कि आपने जो पढ़ा है, जो नोट्स बनाए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज़ करो और लिख लिख कर याद करो। एक चीज़ हो गई। याद करने के बाद आप उसको फिर से दोबारा देखो और बिना देखे इस बार लिखो और याद करो। दूसरा तरीका हो गया रिवीजन का, जो बेस्ट तरीका है, जिसमें आपने एक बार सिलेबस कर लिया अगर, या एक बार सिर्फ रीड भी कर रखा है, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या दूसरे स्कूल्स में आ रहे जो पेपर्स हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो करो। लेकिन जैसे कि अभी सिलेबस चेंज हो गया है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हेल्प नहीं करेंगे। अभी वो हेल्प करेंगे जो दूसरे स्कूल्स में या तो पेपर आ रहे हैं या फिर कोई किसी स्कूल ने मॉक टेस्ट या सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराया है। ठीक है, इससे होता क्या है, आपके सारे सिलेबस में से सारे क्वेश्चंस ना हर डायरेक्शन से, हर पर्सपेक्टिव से आ जाते हैं और मिक्स होते हैं क्वेश्चंस, जिससे आपको प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो आइए एक और क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं सोशल साइंस का, क्लास 8th का, जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आ चुका है पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में। ठीक है, सेशन 25-26 का ये है। अब हमारा एक दो चीज़ और क्लियर होती हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं जो आ सकते हैं, और हमारी अप्रोच बेहतर होती है। ठीक है, तो इसी अप्रोच के साथ हम पेपर सोल्व करेंगे कि ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाए। आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने है। 12 क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के। पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप फोर्ट द बैटल ऑफ हल्दीघाटी अगेंस्ट। तो बैटल ऑफ हल्दीघाटी आपको हमेशा याद रखनी है, कब हुई थी और किसके और किन के बीच में हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए, हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, महाराणा प्रताप जी और मुग़ल बादशाह अकबर के बीच। महाराणा प्रताप जी और वर्सेस मुग़ल बादशाह अकबर के बीच। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, अकबर। अकबर कौन था? अकबर था मुग़ल बादशाह। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हु एस्टेब्लिश्ड द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत किसने इस्टेब्लिश की थी? 1206 CE में। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने की? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अकबर, सी बाबर और डी औरंगज़ेब। तो आपको पता है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा आपका। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखो, अनवीकरणीय संसाधन, नाम से साफ है जो रिन्यूएबल नहीं हो सकता। अब देखो, दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। अच्छा, सोर्सेज किस चीज़ के? सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, एनर्जी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम किसी भी चीज़ को एज अ ह्यूमन के लिए यूज़ करते हैं या किसी भी काम में यूज़ करते हैं, वो दो तरह की चीज़ हो सकती है। एक चीज़ हो सकती है जिसको यूज़ करने पर वो दोबारा से जो उत्पन्न होगी उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इतना ज़्यादा लगेगा कि हो सकता है हमारी उम्र बीत जाए और आने वाली पीढ़ी उसको यूज़ करे। दूसरा एक रिसोर्स होता है जिसको अब यूज़ करने पर अगर वो दोबारा से ग्रो होगी तो वो कुछ सालों में ग्रो हो जाएगी, हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। इसमें दूसरा एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म ही नहीं होगी, जैसे विंड आपकी कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आपके प्रोपेलर, एक तरह से ये जो आपने फैंस देखे होंगे यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर लगे रहते हैं फैंस, बहुत बड़े बड़े, तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो विंड्स जब चलती हैं तो ये ख़त्म थोड़ी होती हैं। अगर ये घूम कर आएंगी ये फिर चलेंगे, ये अगर ऐसे घूम कर आई तो ये फिर चल जाएंगे, फिर से एनर्जी स्टोर हो जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखो, वुड क्या है? लकड़ी कैसी चीज़ है कि अभी कोल के रूप में, आपने कोयले के रूप में यूज़ तो कर ली, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसको उगाया जा सकता है, दोबारा से उसको ग्रो किया जा सकता है। तो उसका ग्रो करने का टाइम कुछ सालों, काफ़ी कम है। अगर अर्थ के हिसाब से देखें तो काफ़ी कम टाइम है जिसमें हम दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको रिन्यूएबल सोर्स कह सकते हैं। बट वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप कोल, पेट्रोलियम या फिर आप देखो कि नेचुरल गैस, ये ऐसी चीज़ है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बताना है। तो जैसे कि मैंने बताया, विंड, ये तो हमेशा ख़त्म नहीं होगी। टिम्बर, लकड़ी, ये एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी ग्रो कर जाएगी। नेचुरल गैस बिल्कुल सही ऑप्शन है। और वाटर जो कभी ख़त्म नहीं होगा, हम यूज़ करते रहेंगे हमेशा। वाटर का प्रेशर, वाटर का वेट, वाटर का फ्लो, मोमेंटम से हम एनर्जी क्रिएट करते हैं। दूसरी तरफ नेचुरल गैस जो एक बार ख़त्म हो गई तो दोबारा से बनने में इतना ज़्यादा टाइम लेती है कि हम उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में काउंट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि अकबर इज़ नोन फॉर विच पॉलिसी। तो अकबर देखो राजा था जो मुग़ल सल्तनत का, वो बेसिकली किस नीति के लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। देखो डिवाइड एंड रूल, बांटना और उसके बाद राज करना, सुलह ए कुल। देखो सुलह ए कुल के लिए फेमस था अकबर। क्यों? क्योंकि इसका मानना था, इस पॉलिसी का, इस नीति का मतलब क्या था कि सभी धर्मों के लोगों को आप समान तरह से, मतलब एक तरह से ही बिहेव करेंगे, जो समान व्यवहार करेंगे हर तरह के लोगों के साथ, ठीक है। तो क्योंकि अब से पहले जितने भी मुस्लिम शासक थे वो समान व्यवहार नहीं करते थे, सही तरीके से सलूक नहीं करते थे। तो ये सुलह कुल करके इन्होंने एक नीति निकाली थी जिसके लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे उस टाइम पर। ये नीति निकालना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, तो इसके लिए फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज। देखो दुनिया भर में अगर आप देखो अर्थ पर, कहीं अगर अर्थ गोल है और कहीं पर कोई देश यहाँ पर है, कोई देश यहाँ पर है, तो कहीं पर पहाड़ ज़्यादा हैं, पहाड़ों में खनिज ज़्यादा हैं, ठीक है, कहीं पर वाटर ज़्यादा है, कहीं पर लैंड पर आपके रिसोर्सेज अलग तरह के ज़्यादा हैं, तो अनइवन रूप से फैले हुए हैं। तो ऑप्शन देखो आप, पृथ्वी पर समान रूप से सभी प्राकृतिक संसाधन फैले हुए हैं, पृथ्वी पर असमान रूप से फैले हुए हैं, हर देश में समान रूप से फैले हुए हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, अनइवन अक्रॉस द अर्थ। तो अर्थ पर सभी रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज, वो अनइवन रूप से फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द हुंडी सिस्टम वाज रिलेटेड टू। देखो हुंडी, आप हमेशा याद रखना, हुंडी जो शब्द है ना, ये बैंकिंग से रिलेटेड है। तो ये सिस्टम किससे रिलेटेड था? बैंकिंग से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th, विच इंडियन स्टेट बिकम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग उसको बोलते हैं जिस फार्मिंग में किसी भी तरह का पेस्टिसाइड, किसी भी तरह का केमिकल, किसी भी तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं होती, बिल्कुल जो पारंपरिक तरीका है उस तरीके से आप फसल को उगाते हो और उसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो वो क्या होती है? 100% ऑर्गेनिक, जिसमें बोते टाइम भी और कटाई के टाइम भी कोई भी केमिकल नहीं मिलाया जाता। भारत का कौन सा राज्य ऐसा है? देखो बड़ा राज्य हमेशा मिलावट कहीं ना कहीं हो ही जाएगी, लेकिन छोटा राज्य जो होगा वो एक सिस्टम की तरह से काम करता है। तो छोटे राज्य में ऐसा करा जाएगा, बड़े राज्य में तो नहीं होगा। तो पंजाब और केरल और गुजरात क्या है? बड़े राज्य हैं। लेकिन वहीं सिक्किम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यहाँ पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है और ये 100% हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन पंजाब मेनली यूज्ड। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हरित क्रांति पंजाब में हुई थी उसमें क्या यूज़ किया गया था? आपके ऑप्शन है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती का यूज़ हुआ था, केमिकल फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ था, रेन फेड फार्मिंग मतलब वर्षा पर आधारित जो निर्भर खेती होती है उसका यूज़ हुआ था, या मिश्रित खेती का यूज़ हुआ था जो मिक्स क्रॉपिंग होती है। तो आपको पता है ऑप्शन बी केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का यूज़ किया गया था आपकी हरित क्रांति जो पंजाब में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। राजपूत्स वर नोन फॉर देयर क्वालिटीज ऑफ। आपको पता है हर युद्ध में राजपूतों का बड़ा योगदान रहा है, जितने भी युद्ध राजपूतों ने लड़े हैं। तो राजपूत किस गुण के लिए प्रसिद्ध थे? करेज एंड वेलोर, साहस और शौर्य, व्यापार, कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी और एग्रीकल्चर। तो आपको पता है कि ये साहस और शौर्य के लिए बहुत फेमस थे। तो राजपूतों को जाना जाता है उनके साहस और शौर्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, टोडरमल वॉज द डैश ऑफ अकबर। तो टोडरमल एक इंसान थे जो राज दरबार में थे एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के रूप में अकबर के दरबार में काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन विच स्टेट। देखो हम ग्राउंड वाटर सभी यूज़ करते हैं हर स्टेट में, लेकिन इसका अगर ज़्यादा यूज़ करा जाए और गलत तरीके से यूज़ कराया जाए तो उसको ओवर एक्सप्लोइटेशन कहेंगे। उसका एक्सप्लोजन हो रहा है, एक तरह से एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा पानी की कमी को लेके या फिर ओवर यूज़ को लेके। तो वो कौन से स्टेट में मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है? ए पंजाब, सिक्किम, राजस्थान या डी केरल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पंजाब में ये एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 11 के और पार्ट पर आते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अब देखो सोलर अलायंस मतलब गठबंधन मतलब कोई एक ऐसी जोड़ी बनना जो मिलकर काम करेगी, ठीक है। एक दो जोड़ी हो सकती है, दो से ज़्यादा हो सकती है। तो अलायंस तो ये हो गया। सोलर वर्ड वहाँ पर यूज़ होता है जो सूर्य से रिलेटेड कार्य होते हैं ना, उसमें चाहे फिर वो सूर्य से रिलेटेड सोलर एनर्जी हो, सोलर प्लेट हो, सोलर पैनल हो, कुछ भी हो, उसमें सोलर का यूज़ किया जाता है अगर कोई काम सूर्य से जुड़ा हुआ है या कोई वर्ड, कोई कॉन्सेप्ट सूर्य से जुड़ा हुआ है तो उसको सोलर अलायंस बोलेंगे। तो ये किसके साथ भारत ने जुड़कर काम किया था? फ्रांस के साथ जुड़कर। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। अकबर्स रिवेन्यू सिस्टम वाज गोल्ड। तो जो रिवेन्यू सिस्टम था अकबर का उसको क्या कहते थे? जागीरदारी, मनसबदारी, जमींदारी या रैयतवारी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जमींदारी कहते थे।
ठीक है। सेक्शन बी की तरफ आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। अच्छा, हमें अप्रोच समझनी होगी पेपर को सोल्व करने की। जब हम बात कर रहे थे अभी तक 1 नंबर के क्वेश्चन के, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन थे। इस पर क्या करना है आपको, वन गो में रीड करना है और आपको ऑप्शन पढ़ने हैं। आपको आता है टिक करना है, नहीं आता आप स्किप करके आगे बढ़ेंगे। आपको लगता है मैं कर सकता हूँ तो आप मार्क कर सकते हो, बट आपको इनको एक बार में पढ़ के रीड करके आगे निकलना है। तो ये 12 क्वेश्चन आपके आधे टाइम में हो जाने चाहिए। मतलब 12 क्वेश्चंस अगर आपको कितने मिनट में करने हैं, 6 मिनट्स में करने हैं। ठीक है, 30 सेकंड्स एक क्वेश्चन में लगानी है, पढ़ना है, आगे पढ़ना है। अगर आपको नहीं पता तो आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना उसमें टाइम सोचने लगना है। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके सामने, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है आपको, आपके दिमाग में कोई भी आंसर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको बहुत तेज़ी से 2 पार्ट्स में बांट देना है। अगर आपको 2 पॉइंट आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको 2 पॉइंट्स नहीं आते तो आपको एक ही जो आंसर आता है उसको 2 पार्ट्स में बांट देना है। उसके बाद भी नहीं हो रहा तो आपको स्किप करना है, इसको भी दोबारा से नहीं करना, आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं ये आंसर लिख सकता हूँ लेकिन मैं क्लियर नहीं हूँ, तो आप मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। आप वहाँ पे निशान लगा सकते हैं अपने सहूलियत के लिए, जिससे कि पेपर ख़राब ना हो। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो आपका 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन कहता है राइट मेंशन 2 अचीवमेंट्स ऑफ शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी की 2 उपलब्धियाँ बतानी है आपको। उपलब्धियाँ बेसिकली अचीवमेंट्स होती है जो उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कार्य था, आइए देख लेते हैं। तो ऐसे कार्य थे, एक तो उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ही क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट होगा ये, सेक्शन बी का फर्स्ट। तो उन्होंने क्या बनवाया था, ही बिल्ड, 1 पॉइंट हो गया कि भाई उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, हमेशा याद रखना, बंगाल से पेशेवर तक। दूसरा पॉइंट हो सकता है आपका कि ही इंट्रोड्यूस्ड एन एफिशिएंट करेंसी इकोसिस्टम, या सिस्टम कह सकते हैं आप, एफिशिएंट। ठीक है, विद द सिल्वर रुपया। अब ये रुपया वही रुपया है जिससे हमने आज का रुपया का नाम लिया है। जो आज का आप रुपी जानते हो, इस रुपये से ही वर्ड बना है रुपी, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये सिल्वर की करेंसी थी जो कि एफिशिएंट करेंसी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये 2 पॉइंट हो गए आपके, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। हु वाज कृष्णदेव राय। सेकंड क्वेश्चन आपका सामने है, कृष्णदेव राय कौन थे। तो कृष्णदेव राय बेसिकली आपको पता है एक बड़े ही फेमस और पावरफुल रूलर थे विजयनगर एम्पायर के। यहाँ पे लिख लेते हैं हम। कृष्णदेव राय वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। ठीक है, 1 पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर। तो बेसिकली ये कला और साहित्य के बहुत बड़े दीवाने थे और ये सहायता करते थे, पुश करते थे आगे ग्रो करने में और उस चीज़ को बढ़ावा देते थे। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। 3 कहता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब कि जो आपका विविधता के नुकसान, जैव विविधता के नुकसान क्या होते हैं, ये आपको बताना है। इससे आप क्या समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी ये वर्ड अपने आप में याद रखने वाली चीज़ है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो आपने देखा होगा कि जैव विविधता मतलब कि अलग अलग तरह के पौधे, अलग अलग तरह के जानवर, अलग अलग तरह के पक्षी एक साथ रह रहे हैं, एक एनवायरनमेंट बना रखा है, इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब इसका लॉस कैसे होगा, तो जो अलग अलग तरह की स्पीशीज़ हैं, अलग मतलब मान लो आप बंदर की वैरायटी है, पक्षियों की है, कीड़ों की है, पौधों की है, अगर वो विलुप्त होने लगे तो इकोसिस्टम ख़राब होने लगेगा, कुछ चीज़ें गायब होने लगेगी बायोडाइवर्सिटी से। तो बेसिकली ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, जब पौधों और जानवरों की अलग अलग स्पीसीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है तो उसे बायोडाइवर्सिटी लॉस कहते हैं। ठीक है, अब इसको लिखते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस मीन्स दैट द लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस आपका। और ये क्या करता है, 1 पॉइंट और लिखोगे आप, क्योंकि हमें पता है कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। इट रिड्यूसेस
द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम्स ऑफ अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है नेम एनी 2 ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दैट हेल्प कंजर्व नेचर। देखो, नेचर को बचाने के लिए ऐसी 2 प्रैक्टिस, आपको 2 ऐसे काम बताने हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से लोग करते आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोग जब जंगल काटना प्रकृति के खिलाफ है, तो प्रकृति को बचाने के लिए जंगल को बचाना ज़रूरी है, तो लोग जंगल को पवित्र बना देते थे, भगवान से जोड़ देते थे, जिससे क्या होता था, बाकी जो लोग हैं वो उसको काटना बंद कर देते थे और उसकी पूजा करने लगते थे। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिससे क्या होता था, नेचर कंजर्व होता था और ये हेल्प करता था लोगों को ये समझने में कि हाँ, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है काटनी पड़े। तो हमें अगर नेचर को कंजर्व करना था तो हम उसको ट्रेडिशनल रूप से, सेक्रेड रूप से जोड़ देते थे। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं। हम क्या करते थे, हम करते थे सेक्रेड ग्रूव्स। एक पॉइंट हो गया आपका, जिसमें आप लिखोगे प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एज होली प्लेसेस। तो लोगों ने एक पवित्र स्थान मानकर जंगल को बचाना शुरू कर दिया जिससे वो ना कटे। दूसरा ऑप्शन हो सकता है आपका वाटर हार्वेस्टिंग। आपने देखा होगा पुराने समय में हर गांव में एक अपना रिजर्वायर, एक ऐसा जगह होती थी जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता था, बारिश का पानी। तो वो एक ऐसी प्रैक्टिस थी जो बारिश के पानी को वेस्ट नहीं होने देती थी और लोग एक ऐसी प्रैक्टिस करते आ रहे थे जो हेल्प करता था नेचर को कंजर्व करने में। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें आप लिख सकते हो थ्रू ट्रेडिशनल पॉन्ड्स एंड स्टेप वेल। और आपने हमेशा पुराने टाइम में हर गांव में एक कुआं भी देखा होगा जिसमें नीचे सीढ़ियाँ बनी रहती थी नीचे जाने के लिए, तो वो भी पानी इकट्ठा करने के लिए होती थी और नीचे से पानी यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी का, जो कहता है हमें राइट 2 फंक्शंस ऑफ टेम्पल्स अपार्ट फ्रॉम वर्शिप। तो पुराने समय से देखते आ रहे हैं हम कि जो मंदिर है वो सिर्फ पूजा के लिए यूज़ नहीं होते, तो वही इसमें पूछा गया है कि पूजा के अतिरिक्त मंदिरों के 2 कार्य बताने हैं आपको। वो 2 कार्य कौन से हो सकते हैं, आइए वो लिखते हैं। तो टेम्पल्स वर, आप इसमें क्या लिख सकते हैं, टेम्पल्स उस समय में क्या करते थे, टेम्पल्स करते थे बेसिकली सेंटर ऑफ एजुकेशन थे। यहाँ पर पढ़ाई और वेद और ज्ञान, गुरुकुल, ये सब होता था। तो टेम्पल्स वर सेंटर्स ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ दे ऑल्सो, दूसरा काम क्या होता था इनका, दे ऑल्सो एक्टेड एज सेंटर्स ऑफ फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपने देखा होगा आज के समय भी जो प्राचीन मंदिर है, अगर उनके जो द्वार बंद हो रखे हैं, अगर उनको खोला जाए तो उसमें से बहुत सारे जेवर जवाहरात और बहुत काफ़ी सारा सोना और एक स्टॉक ऑफ ऐसी चीज़ों का मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है। तो ये मंदिरों में क्यों थी, तो ये एक तरह से सेंटर थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, यहीं से सारी वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता था। दे आल्सो एक्टेड एज सेंटर्स फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि लैंड ग्रांट्स, स्टोरेज और फेस्टिवल्स, यहीं से ऑपरेट किए जाते थे। ये आपके 2 तरीके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। सेक्शन सी आपके सामने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फिर से हैं, लेकिन इस बार हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, जिसमें कि आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। अब 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, या तो आप 3 पॉइंट्स में लिख दो, या आप थोड़ा पैरा में आंसर लिख दो, या फिर अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप यहाँ पर अगर आपको डाउट है तो आप मार्क करके आगे जाएंगे और आके दोबारा से इस क्वेश्चन को करेंगे। करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जाम्पल्स। तो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के 2-2 पॉइंट आप लिख दोगे डिफरेंस के, और 1 पॉइंट लिख दोगे आप एग्जाम्पल का, तो आपके 3 पॉइंट हो गए, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अब रिन्यूएबल मैंने बताया, जो इतना मतलब अगर रिन्यूएबल रिसोर्स को हम यूज़ करते हैं तो वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर जाता है कि हम उसको दोबारा से यूज़ कर पाएँ। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जिसको ग्रो होने में बहुत कई 100 साल, कई 1000 साल भी लग सकते हैं, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में हम काउंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं आपके जैसे विंड एनर्जी हो गई, विंड हो गया आपका, सोलर हो गया आपका, सोलर एनर्जी, सनलाइट हो गई, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके आ गए कोल, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस। ठीक है, अब इसको अगर हम एज अ डिफ्रेंशिएट करते चले तो आइए करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स में आ गया दिस कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बिकॉज दे रीजनरेट नेचुरली। ठीक है, और वहीं अगर बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की, तो दीज आर लिमिटेड एंड वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली। ठीक है, और इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके सोलर एनर्जी और दूसरी विंड, वाटर, और यहाँ पे आपके हो सकते हैं नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। एक में आपने हेडिंग लिख दी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, एक में एग्जांपल लिख दिए, और अब आप एक डिफरेंस लिख दोगे। जैसे
renewable resources are sustainable and these are non-renewable resources are exhaustible। ठीक है, ये खर्च हो जाते हैं और ये हमेशा बने रहते हैं। तो ये आपका 3 पॉइंट हो गए, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य का सांस्कृतिक योगदान क्या है ये बताना है। देखो, सांस्कृतिक योगदान की बात की गई है। योगदान एक ऐसा जो संस्कृति में बढ़ावा करे। देखो, जब भी कोई राज्य या आप कोई भी इस तरह का कोई काम करते हैं जो संस्कृति को या तो आगे बढ़ाता है या उसको हेल्प करता है या किसी भी रूप में प्रमोट करता है, तो उसको हम क्या काउंट करते हैं, एज अ कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, और यहाँ पर विजयनगर का पूछा गया है। तो विजयनगर के जितने भी रूलर थे बेसिकली, वो क्या करते थे, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए थे जिन्होंने कल्चर को आगे चल के आगे बढ़ाया। तो उनका जो योगदान था वो ऐसा था, जैसे कि उन्होंने मंदिर बहुत ही आधुनिक तकनीक, शिल्पकारी और पैसा लगाकर बनाए थे, जो कि अलग ही उस साहित्य, लिटरेचर को, फाइन आर्ट्स को, उस समय के कल्चर को प्रेडिक्ट करता है और दिखाता है कि कैसे आगे चलकर कल्चर में एक उत्साह आया, बढ़ोतरी हुई, किस तरह से विजयनगर ने कल्चर को सपोर्ट किया। दूसरा ये हो सकता है कि ये क्या था, सेंटर ऑफ म्यूज़िक था विजयनगर, जो कि फाइन आर्ट्स और डांस के लिए बहुत ही फेमस था। तो बेसिकली क्या था कि ये भी एक कल्चरल कंट्रीब्यूशन हुआ। और वहीं बात की जाए कि संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ की जो भाषाएं थी, उनका जो लिटरेचर, साहित्य था, उसको फ्लरिश किया गया उस टाइम पर। तो ये भी कल्चर को आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ावा देता है। तो ये वो पॉइंट्स थे जो विजयनगर एम्पायर में एज अ काउंट होते हैं कल्चरल आपका कंट्रीब्यूशन। आइए इसको आंसर लिख करते हैं। तो एक हो गया आपका, दी रूलर्स बिल्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल्स लाइक विरूपक्ष एंड वित्तला स्वामी टेम्पल्स। ठीक है, ये टेम्पल्स ऐसे हैं जो एग्जाम्पल के तौर पर आज भी देखे जा सकते हैं किस तरह से इनमें शिल्पकारी और बेहतरीन आर्किटेक्चर यूज किया गया है। दूसरा पॉइंट हो सकता है आपका कि जो विजयनगर था बिकेम अ सेंटर ऑफ म्यूजिक, डांस एंड फाइन आर्ट्स। ठीक है, ये एक तरह का एपिसेंटर था सारी कलाओं के लिए। और लिटरेचर इन संस्कृत, तेलुगु एंड कन्नड़ा फ्लरिश्ड अंडर रॉयल पैट्रोनेज। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट्स हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 3 हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड की तरफ आते हैं। राइट 3 फीचर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर्स इकोनॉमी। तो विजयनगर एम्पायर की जो इकोनॉमी थी उसकी 3 विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 आपको विशेषताएं बतानी है। आइए तीनों पॉइंट्स देखते हैं। तो एक पॉइंट हो सकता है, इसका पेन हम थोड़ा सा ग्रीन ले लेते हैं। एक पॉइंट हो सकता है कि जो विजयनगर की देखो अर्थव्यवस्था व्यापार, कृषि और शिल्प पर आधारित थी। ठीक है, ये तो चीज़ हमेशा याद ही रखना आप, व्यापार, कृषि और शिल्प पर आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब पॉइंट्स लिखते हैं कि एग्रीकल्चर, पॉइंट ए हो सकता है कि एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन सपोर्टेड बाय इरिगेशन टैंक्स एंड कनाल्स। दूसरा पॉइंट हो सकता है आपका कि विजयनगर हैड थ्राइविंग ट्रेड, जैसे कि एक्सपोर्टिंग स्पाइसेस, कॉटन एंड हॉर्सेस। तो हॉर्सेस का एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन का करते थे, स्पाइसेस की करते थे, जो कि एक बहुत बड़ा पुश करती थी इकोनॉमी में। और यही मेन चीज़ें थी जो इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करती थी। और तीसरा, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स, मेटल वर्क और डायमंड माइनिंग फ्लरिश्ड। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके जो कि इकोनॉमी को शो करती थी, या कह सकते हैं आप 3 फीचर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर्स इकोनॉमी थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है, डिस्क्राइब द केस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सिक्किम। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग सिक्किम में हो रही है उसको डिस्क्राइब करना है। सिक्किम में जैविक खेती का उदाहरण लिखिए। तो कौन से जैविक खेती के उदाहरण कौन से होंगे? सिक्किम भारत का पहला राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। जो सिक्किम है, बेसिकली सिक्किम इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज़, जिसने पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती अपनाई है। दैट अडेप्ट कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग कंप्लीट। ठीक है, दैट अडेप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग कम्प्लीटली 100%। तो इसके पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? इन 2016 सिक्किम बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। तो 2016 में सिक्किम बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट। ठीक है, इसके बाद फार्मर्स जो हैं, फार्मर्स स्टॉप्ड यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इंस्टेड
तो जो फार्मर्स है उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना बंद कर दिया था, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना बंद कर दिया था। इंस्टेड इस बात के उन्होंने यूज़ किया नेचुरल मेथड्स को और बायोमैन्योर को, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसका हो सकता है दिस कैन हेल्प, ये हेल्प करता है, इस चीज़ ने हेल्प करी कि इसमें प्रोटेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी, दिस हेल्प्ड इन प्रोटेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब जब आप केमिकल यूज़ नहीं करोगे, आप पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करोगे, तो जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो बनी रहेगी, तो वो सॉइल फर्टिलिटी को रोकेगा और बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ को भी, क्योंकि जो केमिकल और पेस्टिसाइड्स हम डाल के फसल उगाते हैं तो ह्यूमन को भी इफेक्ट करती है। अगर वो नहीं डालेंगे तो ह्यूमन हेल्थ भी बचेगी, तो किसको, ह्यूमन हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है। 4 क्वेश्चन आपके सामने होंगे 3-3 नंबर के। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फिर दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर के, ठीक है। क्वेश्चन 1 कहता है एक्सप्लेन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन इन पंजाब, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो पंजाब में भूमिगत जल के अत्यधिक, देखो मान लो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन आपको नहीं पता था कि किस स्टेट में मेजर प्रॉब्लम बन रखा है, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन था ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। अगर आप उसको छोड़ते और मार्क करते तो आपको, जब आप इस क्वेश्चन पे आते आपको समझ में आता कि ओहो यहाँ पर तो एक्सप्लेन करना है कि केस ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन इन पंजाब। तो एक्सप्लॉयटेशन कहाँ हो रहा है, ग्राउंड वाटर पंजाब में हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ हमें ये आंसर मिल गया कि एक्सप्लॉयटेशन कहाँ हो रहा है। तो यहाँ से पढ़कर हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर जाके हम ये पंजाब टिक कर सकते हैं। व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, तो हमें बताना है कि ये इसको एक्सप्लेन करना है बेसिकली इस केस को, और फिर इसके एग्जाम्पल भी देने हैं। एग्जाम्पल के साथ इसके कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब कि इससे क्या नुकसान, क्या फ़ायदे हो रहे हैं, किस तरह के हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो पंजाब में हरित क्रांति के बाद किसान धान और गेहूं की खेती के लिए बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल का उपयोग करने लगे। किसके बाद, हिंदी में लिखे, चलो हिंदी में लिखते हैं एक लाइन। पंजाब हरित क्रांति आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो पंजाब में हरित क्रांति के बाद किसान धान और गेहूं की खेती के लिए बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल का उपयोग करने लगे। इससे ग्राउंड वाटर तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसमें कुछ और पॉइंट्स भी, जैसे पंजाब डिपेंड्स हैविली ऑन, इंग्लिश में पंजाब डिपेंड्स हैविली ऑन ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन, ठीक है। एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट हो सकता है आपका कि ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ लेड टू फॉलिंग वाटर टेबल्स, ठीक है। जो ज़मीन के नीचे पानी का स्तर है वो गिरने लगता है जब ज़्यादा पानी यूज़ करने लगते हैं हम ग्राउंड वाटर को। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके, कॉन्सिक्वेंसेस जो क्वेश्चन में पूछा भी गया, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे स्केर्सिटी ऑफ वाटर, इसके साथ पानी की कमी होना, ड्राइंग ऑफ वेल्स, कुओं का सूख जाना, और एंड डेजर्टिफिकेशन रिस्क, मट्टी बेसिकली जो मिट्टी में से पानी की कमी होते जाना और जो एक रेगिस्तान बन जाता है, मतलब मिट्टी में से मॉइस्चर कम हो जाता है, डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाना, उसका रिस्क है बहुत, ठीक है। तो जब डेजर्टिफिकेशन बेसिकली वो है जब पानी का स्तर मिट्टी से कम होने लगता है तो वो रेतीली मिट्टी की तरफ जाता है, और जब रेतीली मिट्टी की तरफ होगा तो वो रेगिस्तान जैसा कन्वर्ट होने लगेगा कई सालों में। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। इट ऑल्सो, एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप कि ये सोइल फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है और इंक्रीज करता है कॉस्ट ऑफ फार्मिंग को। इट ऑल्सो अफेक्ट्स सोइल फर्टिलिटी एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ फार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर। तो दिल्ली सल्तनत जो थी वो भी मुस्लिम्स की थी और मुगल एम्पायर भी मुस्लिम्स का था, तो इनमें कंपेयर करना है इनको दोनों को। आइए कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, 1206 से
1526 तक चला, और फिर आपका मुग़ल एम्पायर चला 1526 से 1857 तक। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये हो गया। तो आप इसको टेबल में बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको नंबर भी अच्छे ही चाहिए। तो एक तो आप लिखोगे यहाँ पर एस्पेक्ट, फिर दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही है, और यहाँ पर मुग़ल एम्पायर। तो एस्पेक्ट क्या था, पीरियड ऑफ कितना टाइम तक रहे, टाइम था 1206 से 1526 CE, और इनका टाइम रहा 1526 से 1857 CE। फिर आती है डायनेस्टी, जिसमें दिल्ली सल्तनत was ruled by, तो दिल्ली सल्तनत was ruled by members of dynasties at a different times। तो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय पर डायनेस्टी को रूल किया गया, जैसे ममलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी फैमिली। फिर दूसरी तरफ आते हैं मुग़ल एम्पायर was ruled by a single dynasty। मुग़ल एम्पायर सिर्फ एक ही मतलब परिवार के द्वारा राज किया गया है। तो मुग़ल एम्पायर was ruled by a single डायनेस्टी, आप कह सकते हो सिंगल घराना, या सिंगल आप कह लो कि एक ही राज परिवार रहा है। ठीक है, सिंगल डायनेस्टी। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है इसका एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें अगर, डिसेंट्रलाइज्ड की गई, मतलब कि सबको बांटा गया, और मल्टीपल डायनेस्टीज़ बनाई गई। ठीक है, वहीं पर यहाँ मुग़ल एम्पायर ने क्या किया, सेंट्रलाइज किया और स्ट्रॉन्ग करी अपनी ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट हो सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि आपका उद्योगीकरण कैसे प्राकृतिक संसाधनों को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सोलर एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं, और हम कोई ऐसी चीज़ लगा दें जिससे सोलर एनर्जी आ ही ना पाए, रोशनी आ ही ना पाए, धूप आई ही ना पाए, तो हम कहेंगे कि वो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को। अगर हम पानी को बहाए ही ना, तो बहने की वजह से, जो मोमेंटम की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो बननी बंद हो जाएगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी है, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको अफेक्ट कर रहा है, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। आइए वो लिखते हैं। और दूसरी चीज़, अगर हम इसमें भी एक पॉइंट और जोड़ें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो जोड़ सकते हैं हम नॉन मुस्लिम्स का। कैसे, दिल्ली सल्तनत रूलर्स वर नॉट टॉलरेंट टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम्स। दिल्ली नॉट टॉलरेंट टूवर्ड्स नॉन मुस्लिम्स। और वहीं दूसरी तरफ अपार्ट फ्रॉम औरंगज़ेब, मुग़ल एम्परर, तो औरंगज़ेब को छोड़कर मुग़ल में जितने भी एम्परर हुए हैं, उन्होंने सब ने वर टॉलरेंट टूवर्ड्स मुस्लिम्स। ठीक है, तो उन्होंने सबको टॉलरेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि नेचुरल रिसोर्स पर क्या अफेक्ट पड़ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, आइए देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन से लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट होता है। कई बार आप देखते हो हम फॉरेस्ट को एज अ लकड़ी को यूज़ करते हैं और बाकी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं फॉरेस्ट से, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फॉरेस्ट कटते हैं तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर हम पॉइंट्स में लिखेंगे। एक पॉइंट ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉज लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट लीडिंग टू डिप्लीशन of forest resources and disturbance of natural cycle। दूसरा पॉइंट हो सकता है आपका द बर्निंग ऑफ सॉइल, द burning of fossil fuels in industries क्या इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस ग्लोबल वार्मिंग, which results
in faster melting in Himalaya glaciers and threatens water security. तो वाटर सिक्योरिटी जो बनी हुई है, ग्लेशियर्स में बहुत पानी जमा हुआ है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो पिघलते जा रहे हैं और पानी का लेवल स्तर बढ़ता जा रहा है, जो कि एक अलार्मिंग स्टेट ऑफ नेचर है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो वाटर है, वेस्ट है, आर ऑफन रिलीज्ड इनटू रिवर्स। जितना भी वेस्ट है वो रिवर्स में छोड़ दिया जाता है और वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाता है, जैसे कि समुद्र में, मेकिंग दैम पॉइजनस, जो कि हार्मफुल जहरीला पानी बनाते हैं और सपोर्ट लाइफ को सपोर्ट नहीं करता वो जहर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल अगला पॉइंट हो सकता है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली इंडस्ट्रियल वेस्ट आर ऑफन रिलीज्ड into rivers and water bodies making them poisonous and unable to support life। ये देखा आपने। इसी के साथ एयर पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, जो कि आपका धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज से, जितनी भी गैस निकलती हैं वो क्या है, एक्सेसिव फॉसिल फ्यूल क्या करता है, यूज़ का इनका एक्सेसिव फॉसिल फ्यूल का यूज़ जो है वो हार्म करता है हेल्थ ऑफ पीपल को और स्पेशली गरीब लोगों को जो उसके आसपास बसे होते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपका हो सकता है, और इसी के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या करती है, लीड करती है कैसे, ये एक बड़ा कारण बनती है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो कुछ चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जो रॉ मटेरियल से चीज़ें बन जाती है वो अमीर खरीद सकते हैं और गरीब नहीं खरीद सकते, जिससे एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है रिसोर्सेज का। कुछ लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। एज मैनी अर्बन एरियाज फेस इरेगुलर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एयर। जैसे कि आप देख रहे हो, साफ़ पानी भी आज के टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सिक्वेंस है कि कुछ लोगों को ही साफ़ पानी मिल पाता है और गरीब लोगों को नहीं, जबकि साफ़ पानी पर सभी का बराबर अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। तो लैपटॉप में कुछ समस्या के कारण हम क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर ले रहे हैं, 2 बार कर लिया, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो स्ट्रक हो जाती है, ऑडियो रिकॉर्ड हो पाती है। हम फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने 15वीं शताब्दी की बात की गई है। आइए देख लेते हैं क्या कहती है 15वीं शताब्दी। 15वीं सदी के पंजाब में गुरु नानक ने समानता, दया, एक ईश्वर के विश्वास का संदेश दिया। ठीक है, समानता, इक्वालिटी, कंपैशन एंड बिलीव इन वन गॉड। उनके अनुयायियों को सिख कहा गया। ठीक है, उनके जो आगे चलकर शिष्य बने उनको सिख कहा गया। हालांकि सिख धर्म की शुरुआत एक आध्यात्मिक मार्ग के रूप में कह लो कि आप एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था ये पहले, ना कि कोई धर्म, लेकिन आगे चलकर ये धर्म में परिवर्तन हो गया इसका। बाद में कुछ मुग़ल शासकों द्वारा सिख गुरुओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसके कारण गुरु अर्जन जो थे उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र, जहांगीर का जो पुत्र था वो विद्रोही हो गया था, उसका समर्थन किया, जिसके कारण जहांगीर ने अर्जन सिंह जी को यातना देकर मरवा दिया। उनके पुत्र गुरु हरगोबिंद ने युद्ध प्रशिक्षण मतलब कि मार्शल ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस किया और समुदाय की रक्षा के लिए सिख सेना बनाई, सिख आर्मी की नींव रखी। ठीक है, 1675 में कश्मीरी पंडितों ने धार्मिक उत्पीड़न से बचाव के लिए गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी। उन्होंने उनकी रक्षा का निर्णय लिया और औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यातना के बावजूद उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया और दिल्ली के चांदनी चौक में उनका सिर कलम कर दिया गया। ठीक है, तो चांदनी चौक स्थित एक बहुत फेमस गुरुद्वारा है, उसी जहाँ पर चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने धर्म को परिवर्तन करने से, अपने धर्म को बदलवाने से मना कर दिया था। और उनके पास कश्मीरी पंडित इसलिए आए थे क्योंकि उनके धर्म पर उत्पीड़न, उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए औरंगजेब बहुत उत्सुक था और औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा धर्म पर उत्पीड़न कर रखी थी। ठीक है, तो उससे बचाव के लिए आए थे। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है इसके अच्छा, पैसेज का मतलब होता है केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो कंप्लीटली पैसेज से ही आंसर आएंगे, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपका आंसर पैसेज में ही छुपा है, आपको छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि हु फाउंडेड सिखिज्म एंड व्हाट वर हिज मेन टीचिंग्स। तो जैसे कि आपको पता है गुरु
नानक जी, ठीक है, गुरु नानक जी, इन्होंने सिखिज्म की स्थापना की और टीचिंग्स क्या थी? टीचिंग्स आपकी बेसिकली आंसर्स थे। गुरु नानक जी ने सिखिज्म के फाउंडर थे, इन्होंने स्थापना की थी और टीचिंग्स क्या थी? इक्वालिटी, कंपैशन एंड बिलीफ इन वन गॉड। तो एक ओंकार का नारा, दया और इक्वालिटी, समानता, इन चीज़ों का इन्होंने बढ़ावा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तक आते हैं। वाई डिड जहांगीर ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जन? तो गुरु अर्जन की हत्या का आदेश क्यों दिया था जहांगीर ने? क्योंकि जहांगीर के पुत्र जो उसका बागी बन चुका था, उसका साथ दिया था अर्जन जी ने। तो अर्जन जो थे उन्होंने सपोर्ट किया था जहांगीर के रिबेलियस सन को। तो गुरु अर्जन सपोर्टेड जहांगीर रिबेलियस सन। तो जहांगीर के रिबेलियस सन जो बागी पुत्र था उसका साथ दिया था अर्जुन जी ने। तो गुरु अर्जन जी को जहांगीर ने मरवाने का आदेश इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने साथ दिया था किसका? जहांगीर के पुत्र का, जो कि बागी बन चुका था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इंपॉर्टेंट स्टेप वाज टेकन बाय गुरु हरगोबिंद फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स? तो गुरु हरगोबिंद कौन थे? अर्जन जी के पुत्र थे। और इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स, कदम उठाए थे? इन्होंने उठाए थे बेसिकली, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मार्शल ट्रेनिंग को, और इन्होंने सिख आर्मी की स्थापना, या कह लो आप नींव रखी थी, जो कम्युनिटी की रक्षा के लिए बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड कश्मीरी पंडित्स अप्रोच गुरु तेग बहादुर? तो कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास इसलिए आए थे क्योंकि उनको धर्म यातनाएं दी जा रही थी, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। जिसके बाद वो गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और धर्म यातनाओं से बचने के लिए और धर्म परिवर्तन से बचने के लिए गुरु गोविंद जी से मदद मांगी। जिसके बाद औरंगजेब ने यातनाएं गुरु गोविंद जी को दी, गुरु तेग बहादुर जी को दी, और गुरु तेग बहादुर को यातनाएं देने के बाद, टॉर्चर करने के बाद उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 ये पूछता है कि व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ गुरु तेग बहादुर व्हेन औरंगजेब ट्राइड टू कन्वर्ट हिम टू इस्लाम? जब उन्होंने इस्लाम में उनका धर्म बदलने के लिए कहा, तो गुरु तेग बहादुर जी का जवाब क्या था? तो गुरु तेग बहादुर रिफ्यूज टू कन्वर्ट डिस्पाइट टॉर्चर एंड वाज एग्जीक्यूटेड। तो बजाय टॉर्चर, मतलब उनको टॉर्चर के दौरान, इतना टॉर्चर करने के बावजूद क्या उन्होंने कन्वर्ट होने से मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, और फिर उन्हें मरवाने के आदेश दे दिए थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जब मरवाने के आदेश दे दिए थे, फिर वेयर वाज द गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूटेड? तो गुरु तेग बहादुर बेसिकली एग्जीक्यूटेड करे गए, मतलब कि उन्हें मरवा दिया गया, सिर उनका धड़ से अलग कर दिया गया। कहाँ पर? चांदनी चौक में, चांदनी चौक दिल्ली में। ठीक है, तो इस तरह से उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया था। और आज वहाँ पर चांदनी चौक पर बहुत ही फेमस एक गुरुद्वारा है उन्हीं की याद में, और उन्हीं के बाद वो बना था। तो इसका आंसर ये हुआ यहाँ पर, चांदनी चौक, एट चांदनी चौक दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। सेक्शन ई पर आते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है? बेसिकली आपके सामने एक मैप आएगा और उस मैप पर आपको ये लोकेशंस बतानी है। कौन सी लोकेशंस? आइए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करा चुका हूँ, लेकिन सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड हुई थी, आपका वीडियो स्ट्रक हो गई थी, इसलिए मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शंस। देखो, हमें बताने हैं आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन में, आपको आंसर करना है 5 लोकेशंस को, और वो 5 लोकेशन कौन सी हैं? वो लोकेशन आपकी है मुंबई हाई। ये बेसिकली खनिज, ये आपके जो हैं ये इंडस्ट्रीज़ के नाम है। ठीक है, मुंबई हाई, दिग्बॉय ऑयल फील्ड, नेवेली कोल माइंस, कुद्रेमुख आयरन ओर माइंस और कोरबा कोल माइंस। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? तो आप आएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर मुंबई हाई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कोरबा कोल माइंस है, फिर यहाँ पर नेवेली कोल माइंस है, ये आपका आ गया कुद्रेमुख और माइन आयरन और ये दिग्बॉय ऑयल फील्ड्स। ठीक है, ये आपका दिग्बॉय ऑयल फील्ड्स, साथ के साथ ये आपका 1 2 3 4 5
कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया। आई होप आपको हेल्प मिली होगी और आप पेपर में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। आपको ये क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन, अटैच्ड डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, मतलब कि क्वेश्चन पेपर और आंसर सॉल्यूशन शीट जो है वो एक साथ ही अटैच्ड होंगी एक ही PDF में, ठीक है। जिसके बाद जो सॉल्यूशन होंगे वो हर क्वेश्चन के बाद भी लिखे मिलेंगे आपको, ठीक है। एक तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ही आपको जो हमें सोल्व करा रहा हूँ, फिर जो आंसर्स मिलेंगे उसमें भी आपको पहले क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसका आंसर मिलेगा, और वहाँ अगर मैप की ज़रूरत होगी तो मैप भी आपको ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, वहाँ पर हमारा चैनल है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तब तक के लिए बाय।